आदाब नाज़रीन, रात के बज चुके हैं 8। मैं हूं सनम एजाज। प्रोग्राम देख रहे हैं आप दिन भर और पिछले 24 घंटों में क्या कुछ देश दुनिया में हुआ उस पर हमारी खास नजर। लेकिन हम शुरुआत आपको बताते चले करते हैं आज के हमारे स्पॉन्सर्स से। हमारे आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं लज्जत मसाले। रात के 8 बजे आप खाना खा रहे होंगे, हो सकता है आपने लज्जत मसाले आज अपने पकवान में डाले होंगे। उनका कैसा मज़ा आया वो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि लज्जत मसाले आपने अपने पकवान में डाले थे तो कैसा लज्जत आई, कैसी लज्जत आई, कैसे रहे मसालों का आज का मज़ा। लेकिन आपको बताएं खबरों का मज़ा आपको लिए चलते हैं और ख़बरों में सबसे पहले मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म लगातार तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पे आज एनडीए की बैठक हुई और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम उसमें मुत्फिका तौर पे सामने रखा गया। शाम गए वज़ीर-ए-आज़म ने सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे एनडीए की तरफ से जो उन्हें तायद मिली है उसके हवाले से आगाह किया। 9 की तारीख लगी है और 9 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म अगले यानी तीसरे वज़ीर लगातार तीसरी बार वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हलफ भी लेंगे। लेकिन इससे पहले सुबह सुबह वादी कश्मीर में एक बड़ी चहल पहल देखने को मिली। बाद दोपहर श्रीनगर में जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर या रियासती सदर जीएम शाहीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जबरदस्त खुलासा कर दिया। जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया कि इंतखाबात यानी असम्बली इंतखाबात से पहले ही जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी। वो स्टेटहुड जिसके बारे में 5 अगस्त को फैसला हुआ था और तब 5 अगस्त को 370 हटाया गया था और 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद जम्मू कश्मीर को एक यूटी में तब्दील किया गया था। लद्दाख अलग यूटी, कश्मीर जम्मू अलग यूटी और उस यूटी के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत भी बहुत बदली थी। लेकिन अब सरकार बदली तो नीतीश कुमार जो इस पार्टी में कहते हैं कि सबसे बड़े दावेदार भी हैं, उनकी जमात के बड़े लीडर बता रहे जीएम शाहीन कि असम्बली इंतखाबात से पहले ही जम्मू कश्मीर में असम्बली रेस्टोर की जाएगी। तो क्या स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी? तो क्या वाकई में ऐसा कोई प्रस्ताव, ऐसा कोई फैसला दिल्ली में हुआ? जीएम शाहीन के पास हम बराह रास्त चलने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि जीएम शाहीन ने दिल्ली में अगर ये कश्मीर में अगर ये बयान दिया है तो क्या नीतीश कुमार से लेकर जनता दल यूनाइटेड के कुछ लीडरान की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला है और ग्रीन सिग्नल मिलने के साथ साथ उनकी ये सरकार जो है जम्मू कश्मीर में किस तरह के मामला ले सकती है। और आपको नाज़रीन बताते चलें जीएम शाहीन से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएम शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइव नशरियात में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। जरा हमें बताइएगा, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज दावा किया और इस दावे के दौरान आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से पहले स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी, तो क्या दिल्ली में आपको किसी ने भरोसा दिया है, किसी बड़े लीडर ने, कैसा होगा? साहब आपका काफी शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग क्योंकि एनडीए के हिस्से हैं और जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के से ये आप मेरे से ज्यादा जो है कोई और नहीं जान सकता यहाँ की तकलीफों को। और क्योंकि एक मौका मिला इस बार एनडीए सरकार को और मोदी जी के सरबराही में हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है और उस मौके का फायदा उठाकर हमने, क्योंकि नीतीश जी और हमारा जो है एक रिश्ता जो है पिछले काफी सालों से 30 सालों से है। जैसे आप जानते हैं कि मैंने कभी इधर उधर किसी पार्टी की मैं नहीं गया और मैंने पूरी जिंदगी इस पार्टी को दी। और 2 दिन पहले जैसे हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई, बात हुई, हमने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड देने की बात रखी बिफोर असेंबली इलेक्शंस। और खास करके वो लोग जैसे इंजीनियर रशीद की तरह जो बंद है, जो बेगुनाह लोग बंद है, क्योंकि हजारों इंजीनियर रशीद और भी बंद है, बाकी जेलों में बंद है। तो ये अपने लीडर से हमने कहा कि इस बात को मनवाया जाए और ये इमीडिएट जैसे 9 तारीख को शाम को 8:30 बजे ओथ सेरेमनी के बाद जो है एक कैबिनेट बनाया जाएगा और उस कैबिनेट में ये पहले जो है अवलीन फुर्सत में ये 2 चीजों का फैसला लिया जाए
क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी तरक्की की राह में आगे बढ़े मोदी जी की और निगरानी में। शाहीन साहब, आपने दिल्ली में जो मीटिंग की, क्या उसमें ये बाज़ाब्ता तौर पे नतीज जी ने ये मान लिया कि कैबिनेट में ये फैसला लिया जाएगा, बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट में इस हवाले से बिल लाया जाएगा कि असम्बली इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रेस्टोर की जाए? देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो सहयोगी पार्टनर हमारा है, पूरी बात जो है हमारी कोई नकार नहीं करेगा तो हाथ जोड़ के भी मनवाएंगे। जो भी कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करना पड़ेगा वो करेंगे। मैं वादा दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर में को स्टेटहुड दिया जाएगा और जो बाहर के जेलों में है उनको, जो बेगुनाह लोग हैं उनको वापस लाने की क्या ये आपका नजरिया है, बयान है, या कि नतीज जी का जनता दल यूनाइटेड का बयान है? जब जीएम शाहीन बात करता है तो जेडीयू बात करता है, जैसे आप मुझे नेशनल टीवी पे भी देखते हैं, और हम जो बात रखते हैं वो नीतीश जी की ही जुबान से रखते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के तौसत से जरिए कि आपके आने वाले जुलाई एंडिंग में नीतीश जी ने यह भी वादा दिया है मेरे को कि मैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी आऊंगा। मैं चाहूंगा कि यहाँ की जमीनी हालात का वो जायजा ले, और इस वक्त जो मैंडेट जम्मू कश्मीर पूरे देश ने एनडीए सरकार को और बीजेपी को दिया है, इसका फायदा उठाया जाए। मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह जब 370 को खत्म किया गया था, स्टेटहुड यहाँ पे खत्म की गई थी, तब अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पे क्रोनोलॉजी समझाते हुए बताया था कि सही वक्त आएगा तो यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी, इंतखाबात कराए जाएंगे। तो क्या जेडीयू अब मान रही है कि सही वक्त आ चुका है? देखिए सनम जी, मैं बताना चाहता हूं कि काफी मिसगाइड भी किया गया सेंटर को हमेशा वक्तन फवक्तन पिछले 35 सालों से जो हम लोग इंसर्जेंसी फेस कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर को एक जमीनी सूरत हाल नहीं बताया गया। और अब क्योंकि एक बड़ा खुशगवार यहाँ माहौल जो बना हुआ है, अभी जो अमन, अभी नाइट फ्लाइट्स आपकी, 4 लेन रोड खुल रहा है, आपका ट्रेन आ रही है, बाकी सब चीजें, इसके साथ साथ एक खुशखबरी जम्मू कश्मीर के लोगों को देना मेरे सहयोगी पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम लोगों को भी एक बड़ा जरूरी एक हमारा फर्ज बनता है। चलिए, आपने स्टेटहुड की बात की, ये असेंबली इंतखाबात से पहले, तो जरा बता दीजिएगा ये इंतखाबात कब तक होंगे ताकि उससे पहले स्टेटहुड रेस्टोर होगी? कोई ऐसा सिग्नल आप दे रहे हैं कि कब तक इंतखाबात होंगे, उससे पहले रेस्टोर हो जाएगी? देखिए, आप यकीन मानिए कि इलेक्शंस जो है आपके यात्रा के साथ साथ ही उसके बाद ही आपके इलेक्शन भी होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और हम पूरा मानते हैं इस बात को कि उससे पहले हम जम्मू कश्मीर को एक नई सौगात दे, स्टेटहुड दे, और खास करके जो बेगुनाह लोग जो बाहर के जेलों में है उन बेगुनाह लोगों को भी रिलीज किया जाए। अब मैं एक और मुद्दे पे थोड़ा सा आपका और 5 मिनट लूंगा, बहुत बिजी हैं, और 2 मिनट लूंगा। नतीज जी जब आज ओहदा संभालने, आज जब एनडीए की मीटिंग में थे तो बाहर चिमेगोइयां थी, बाहर बातें थी कि नतीज जी डिमांड करें कुछ कैबिनेट पोर्टफोलियोज की, लेकिन साथ साथ में वो बिहार के ये वहां के स्पेशल स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं। अगर नतीज जी बिहार के लिए स्पेशल स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का तो था ही स्पेशल स्टेट्स 5 अगस्त 2019 से पहले, तो क्या आपकी जो पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, क्या जम्मू कश्मीर के लिए भी इस तरह की कोई मांग रखेगी या कि सिर्फ बिहार की मांग रखी जाएगी? मैं सनम जी आपको बताना चाहता हूं, आपके प्रोग्राम के थ्रू पूरे नाजरीन को, जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ था तब जनता दल बिल्कुल एक सहयोगी पार्टनर बीजेपी का था, लेकिन एक आइडियोलॉजी थी जब हमने वॉकआउट किया था उस वक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेंबर्स थे हमारे पास थे जो कि जम्मू कश्मीर उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक हमने रेजोल्यूशन पास करवाया था और 19 मेंबर पार्लियामेंट्स और 5 राज्यसभा मेंबर्स के साथ हमने वॉकआउट किया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन सहयोगी पार्टनर को इस बात के लिए मनवाना कि जैसे मैंने कहा कि आपका स्टेटहुड और आपके जो बाहर के जेलों में जो लोग बंद है, या आपने बिहार का स्पेशल स्टेटस की बात की, देखिए हमारी कोई खास
हमने अभी कोई खास सहयोगी पार्टनर से नहीं है, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा अपने उसमें आह्वान में कि सहयोगी पार्टनर्स का को जो है उनकी कोई भी ऐसी बात और ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि वो मतलब सब लोगों को मिलजुल के लेकर चलेंगे। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए हम ये मानते हैं कि बिहार का स्टेट वुड बी स्पेशल स्टेटस ऑफ द बिहार एंड बाकी सब चीजें। हमारे सहयोगी पार्टनर भी जानते हैं कि हम, क्योंकि अगले साल जो है बिहार के अंदर इलेक्शन भी है, असेंबली इलेक्शंस भी है, और देश में भी काफी सारी जगहों पे अच्छाई भी थी, कहीं पर नाराजगियां भी थी, उत्तर प्रदेश में कहीं नाराजगियां थी। तो पूरे मुल्क को साथ लेकर चलना है, तो साथ लेकर को मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से साथ लिया जाए। चलिए, वक्त एक फैसला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेएम शाहीन साहब, आपका अपने वक्त दिया, कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर जेएम शाहीन बड़ी खबर हमारे साथ शेयर कर रहे थे, दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज जिस तरह शाम गए खबरें थी, अटकलियां थी, अंदाजे थे कि सौदा हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है मुल्क में, जो अगली सरकार बन रही है। अब की बार बीजेपी को फुल मेजॉरिटी जो था ये थी वो नहीं मिली है, तो सपोर्ट लेना पड़ा है टीडीपी का, तेलुगु देशम पार्टी का, चंद्रबाबू नायडू जिसके सरबराह हैं, और उसके साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी का, नीतीश कुमार जिसके सरबराह हैं जेडीयू का, और दोनों पार्टियों के साथ मिलकर जो आगे सरकार बनेगी उसमें जेडीयू का एक अहम रोल है। जेडीयू एक बड़ा पार्टनर है, और नीतीश कुमार जैसा सियासतदान, खाद सियासतदान जिसे कहा जा सकता है, वो सियासतदान कहीं न कहीं कुछ बड़े समझौते करवा सकता है। तो क्या वाकई में ये समझौते हो पाएंगे, उसी हवाले से हम बातचीत जारी रखे हुए। लेकिन आपको यह भी बताते चलें, आज बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर आज़म का नाम जो है, तजवीज़ उनके नाम की रखी गई, और ये वज़ीर आज़म, अगले वज़ीर आज़म का, नरेंद्र मोदी अगला वज़ीर आज़म होंगे, उसके नाम की तजवीज़ आज साहब वज़ीर दिफा, माफ कीजिएगा वज़ीर दिफा, फिलहाल वो वज़ीर दिफा है, नई कैबिनेट नहीं बनी है, राजनाथ सिंह ने उनका नाम तजवीज़ किया। और फिर नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा या दूसरे जितने भी लोगों ने तकारीर की, उन तकारीर में सब ने उनकी तारीफों के पुल बांधे। और जिस तरह आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, नरेंद्र मोदी को भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो बड़े लीडरान हैं, या जो कहें सभी मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं, सभी दलों के, सभी जमातों के, वो इस आज की बैठक में एनडीए की जो मीटिंग थी उसमें शाम मौजूद रहे। और इस मीटिंग के दौरान बड़े सवालात तो नहीं हुए, तारीफों के पुल ही बांधे गए। और इन तारीफों के पुलों के बीच में वज़ीर आज़म ने भी बता ही दिया कि सरकार अवाम की है, और सरकार को अवाम की सरकार बताते हुए उन्होंने बताया कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम जारी रखा जाएगा। नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू ने तारीफें की, और दूसरे जो अपना दल के हैं या दूसरी जमातें, उन्होंने भी बड़ी तारीफें की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की। ताहम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये दोनों आज जो इन्होंने सपोर्ट किया है, ये बगैर किसी शर्त के उन्होंने बताया कि हम सपोर्ट दे रहे हैं। और ताहम ये भी खबरें गश्त कर रही हैं, बाजार में, सोशल मीडिया पे चिमोई गोइयां हो रही हैं कि दोनों ने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी जो शराइत है वो भी रखी हैं, और उन शराइत में वजारत भी है। ये बाहर की खबरें, अंदर से इस तरह की खबर नहीं आ रही है। और अब की बार ये सारा जो मामला है वो किस तरह से होगा उस पर हम चलेंगे, लेकिन पहले आप जरा सुनिएगा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जब ये सब कुछ हुआ वहां पे, तो किस तरह से उन्होंने अपनी तकरीर की। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर का एक छोटा हिस्सा, उसके बाद अब जुनैद हाशमी के पास चलेंगे, क्योंकि क्या सरकार चल पाएगी, लंबा खेल पाएगी, और क्या एनडीए के बाद साथ साथ जो इंडिया अलायंस है वो बन पाएगा, वो रुक पाएगा, उसमें कोई तोड़फोड़ तो नहीं होगी। ये सब कुछ जानने के लिए हम जुनैद हाशमी के पास चलेंगे, आपको लिए चलते हैं। लेकिन पहले आपको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आज की तकरीर का कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं। गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है, और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था, और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इससे 30 साल का रहा है। और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। दल के नेता, ये सबसे बड़ा अलायंस है, सबसे सफल अलायंस है, ये वज़ीर नरेंद्र मोदी बता रहे थे। और इस अलायंस के बाद क्या कुछ होगा, लेकिन इसी अलायंस में क्या ये अलायंस लंबा खींच पाएगा? जिस तरह कुछ लोग कहते हैं, सियासी पंडित कहते हैं कि नीतीश कुमार की सियासत से सब वाकिफ हैं, चंद्रबाबू नायडू भी दिल अंदर अंदर ही बुग़्ज़ खाए हुए हैं, गुस्से में हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ स्पेशल डिमांड्स हैं, पोर्टफोलियोज की डिमांड्स हैं। जिस तरह ये भी बताया जा रहा है कि शिवसेना के शिंदे वजारत दाखिला मांग रहे हैं। कुछ खबरें ये भी हैं कि रेलवेज फाइनेंस जो है ये नीतीश कुमार मांग रहे हैं। तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू वो क्यों पीछे रहेंगे? तो क्या वज़ीर नरेंद्र मोदी स्पेशल पोर्टफोलियोज जो हैं क्या वो देंगे, दे पाएंगे? रेलवेज, फाइनेंस, होम, डिफेंस, ये जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज माने जाते हैं, की पोर्टफोलियोज, क्या वो दे पाएंगे? और अगर दे गए तो फिर क्या ये सरकार जो है लॉन्ग रन में चल पाएगी? याद होगा चौधरी चरण सिंह की सरकार भी जब मुल्क में आई थी, और चौधरी चरण सिंह की सरकार में भी इसी तरह किया। उससे पहले उसके साथ साथ कुछ और सरकारें भी उसी तरह की जो हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह की सरकार ही बीजेपी को जन्म देने की एक वजह बनी थी। तो इस तरह के मामलात हैं। अगर अभी एतमाद तो ठीक दिख रहा है, कोई ऐसा मामला दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या पता आने वाला वक्त कैसा होगा, किस तरह से होगा। और फिर सबसे बड़ा सवाल, ये सरकार लंबा चल पाएगी या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल भी है कि इंडिया अलायंस, जहां अभी शाम गए खबरें ये भी आई कि इंडिया अलायंस अब बिल्कुल तौर पे सरकार ना लेने के ही मूड में है, और इंडिया अलायंस चाहता है कि ये गठबंधन सरकार, ये मिली जुली सरकार जो है ये चलती जाए। तो उसके बाद इस सरकार को बकौल जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनको लग रहा है कि ये तो ज़्यादा वक्त नहीं खींच पाएगा, तो फिर उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन क्या वाकई में खुद इंडिया अलायंस, जिसमें लगभग पिछले 10 सालों से कुछ जमातें, कुछ लीडर इक़्तिदार को बेकरार बैठे हुए हैं, बेताब बैठे हुए हैं, क्या अभी वो इक़्तिदार से और बाहर रहना पसंद करेंगी, रह पाएंगी? क्या कहीं आने वाले वक्त में कहीं उनमें भी तोड़ फोड़ नहीं तो होगी, कहीं वो भी इधर उधर तो खिसकना शुरू ना कर जाएं? ये भी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत की बात भी की, और सियासत की बात के साथ साथ उन्हें नई दिल्ली में जो नई सरकार है उस पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए भाई कुछ इस तरह से बताया कि देखो, सुनो, जानो, इंतजार करो, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। ये फारूक अब्दुल्ला ने बताया। और फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस को मिली सीटों पर आज इत्मीनान का इजहार किया, और इजहार करते हुए बताया कि जो पोल एग्जिट किया गया था
उनके अल्फाज के मुताबिक वो ठेकेदारी थी और इस ठेकेदारी को अब बंद होना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया। ज़रा फारूक अब्दुल्ला को सुनते हैं और साथ साथ में हम आपको बताएं जुनैद हाशमी सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार से हम कोशिश करें रब्ता करने की, जैसे उनसे रब्ता होता है हम आपको उनके पास भी लिए चलेंगे, लेकिन पहले फारूक अब्दुल्ला। मैं तो ये कहूँ कि लोगों ने फैसला तो सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आइन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसने साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो ये एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलतफहमियां लोगों में पैदा की। कामयाब होगी ये जो एनडीए सरकार बनने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार आप मीडिया में हैं, आप खुद देखेंगे और मैं भी देखूंगा, इंतजार कीजिए। थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहे हैं? मजबूत अपोजिशन आपको लगता है कि इस दफा बहुत मजबूत होगी। मैं जिस पार्लियामेंट में था उसमें हम कमज़ोर थे, हमारी बात सुनाई नहीं देती थी, हमारा सुनते नहीं थे और तानाशाही थी। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में और बता रहे थे कि मैं जिस अपोजिशन में था वो कमज़ोर अपोजिशन थी, आज मजबूत अपोजिशन है। तब इनके पास 3 मेंबरान पार्लियामेंट थे, आज 2 ही। देखते हैं, हमें भी इंतज़ार रहेगा कि अब की बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबरान पार्लियामेंट जो बने हैं वो जाएंगे, गए हैं, तो वो किस तरह के अपोजिशन करेंगे, हमें भी उसका इंतज़ार रहेगा। और साथ तौर पे आपको बताते चले, फारूक अब्दुल्ला ने आज मीडिया की बात की तो गोदी मीडिया का जिक्र भी ज़रूरी है। 5 सालों से गोदी मीडिया ने पूरे सिस्टम को, पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा था, फारूक अब्दुल्ला बता रहे थे। और एग्जिट पोल देते हुए भी साफ ज़ाहिर होता कि गोदी मीडिया अपनी गोदीगिरी करने से पीछे नहीं रहा। और आज एग्जिट पोल पर ने बताया कि ठेकेदारी अब बंद होनी चाहिए। देखते हैं ये सरकार अब इस गोदी मीडिया या जो ठेकेदारी वाला जो एग्जिट पोल है इस हवाले से किस तरह के इकदाम उठाता है। लेकिन खुशी की बात होगी अगर सही इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन एक खुशी की बात अपने नाजरीन तक हम पहुंचाना चाहेंगे। ये खुशी की बात हमारे बच्चों की है, हम अपने बच्चों के हवाले से खुशी की बात बताएंगे। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी बताएं कि ये प्रोग्राम यानी दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे लज्जत मसाले। लज्जत से चटकारे लीजिएगा, डिनर कीजिएगा। और लज्जत मसालों के इसी प्रोग्राम में आपको बताएं खुशी की बात गांदरबल के कंगन के इलाके की इस बच्ची की आपकी तस्वीर से है। गांदरबल इलाके की ये 12वीं जमात की तालिबा जो है, नाम इसका तैयबा बशीर है। और कल ही जो 12वीं जमात के नताज जो सामने आए हैं उसमें इन्होंने 500 में से 434 मार्क्स हासिल किए हैं। यूजुअली आप कहेंगे कि 434 मार्क्स क्या हुए, किसी ने भी हासिल कर लिए, लेकिन इस बच्ची ने जो कमाल किया है वो शायद सबसे अनोखा कमाल है। ऐसा बहुत कम बच्चे कर पाते क्योंकि ये बेटी जो है, ये बच्ची जो है, ये बोलने सुनने की ताकत से कमज़ोर है। और ज़रा आप आबे अगर दिखा देगा अपनी माँ के साथ, अपनी वालदा के साथ जब ये बात करिए तो किस तरह करिए, आप समझ जाइएगा। कुदरती तौर पे नाखेज़ हम इसे नहीं कहेंगे बल्कि थोड़ा कमज़ोर कहेंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारे हैं और हमारे बच्चे कमज़ोर हो नहीं सकते, जिस्मानी तौर कमज़ोर सही, लेकिन आगे बढ़ने में इनमें हर सलाहियत मौजूद है। और तैयबा बशीर स्पेशली एबल चाइल्ड है और 12वीं जमात के कल के इम्तिहान में सुनने और बोलने की क़ुव्वत से महरूम, कमज़ोर, और फिर ये बच्ची 12वीं जमात में टॉप कर गए 434 मार्क्स लेके। ऐसा कमाल बच्चे वही करेंगे जिन पे ऊपर वाले का रहम बना रहता है। तो इस बच्ची को, इस बेटी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, इनके उस वालदेन को, उन असातिज़ा को बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में इस बच्ची की वालदा और दूसरे लोगों में जो खुशी थी वो हमें भी देखते हुए खुशी महसूस हो रही थी। और हमारे नुमाइंदे ने गांदरबल से हमें बताया कि पूरा इलाके में खुशी का माहौल था। आप तक ये खुशी पहुंचाने की कोशिश करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं और इन बच्चों में कुदरत ने जो इन्हें हुनर से नवाजा है, उसके लिए हमें कुदरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
जरा सुनिएगा वालिदैन से लेकर दूसरे लोग क्या कह रहे थे। इस साल मैंने इसको एडमिट करवाया था हायर सेकेंडरी कंगन में। वहाँ पे भी कुछ टीचर्स हैं माशाल्लाह, मैं उनका नाम लूंगी, मिस्टर मंजूर अहमद सर और हिलाल सर और राबिया मैम, जो बहुत ही इसका सपोर्ट कर रहे थे ड्यूरिंग एग्जाम्स, ड्यूरिंग स्टडीज, हर एक चीज के लिए। लेकिन बाकी जो भी सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी कमी रह गई है तो वो तो शायद टीचर्स की ही गलती थी, ये मैं मानूंगी और उनको भी मानना पड़ेगा। तो खैर जो भी था, तो अल्लाह ताला की फजल करम से, इसकी अपनी मेहनत से, मेरी दुआओं से ये आगे बढ़े। और मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था ये 400 तक मार्क्स ले आएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे नाउमीद नहीं किया। तो इंशाल्लाह बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इसकी सेहत हमेशा ठीक रहे, सही सलामत रहे। इसकी अपनी लगन थी, इसकी अपनी मेहनत है, इसने जो भी किया अपने वर्थ पे किया, क्योंकि इसको कोई कोचिंग नहीं है किसी के। सबसे पहले ये बात है कि इसको किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, ना इसको किसी का समझ आता है, ना कोई इसको समझ पाता है। तो इसलिए जो भी ये करती है मेरे साथ करती है। अगर इसको कभी भी कुछ भी होता था तो चैट थ्रू या मैसेज थ्रू ये टीचर से बात करती थी। मुझे फख्र है उन टीचर्स पर जो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड देते थे। चलिए, राबिया ताइबा 400 पार, और 400 पार कर ही गई, नारा जहां जो इस तरह को, लेकिन ये 400 पार करते हुए 434 तक पहुंची है। और शुक्रिया हम वहाँ कंगन के असातिज़ा मंजूर साहब का भी करेंगे, राबिया मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हिलाल सर का जिस तरह की वालदा ने किया, दूसरे सब लोग उन असातिज़ा का शुक्रिया अदा करे थे। हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद लगाए हुए हैं कि और दूसरे बच्चों के साथ भी इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं, ईद आ रही है और ईद का क्या हाल अहवाल है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद लज्जत का मीट मसाला ईद पे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आपको बताएं, ईद की बात जब हो रही है तो ईद के हवाले से सरकार से ज़रा कोई पूछ तो ले कि ईद पे जो कुर्बानी के जानवर आमतौर पर ख़रीदे जाते हैं, कुर्बान किए जाते हैं, उनके लिए सरकार एक निरखनामा मुकर्रर करती है। तो क्या सरकार अब की बार ये निरखनामा मुकर्रर कर चुकी है? अगर नहीं कर चुकी है तो क्या ईद के होने के बाद ये निरखनामा मुकर्रर किया जाएगा? यह हम सरकार से ज़रूर पूछना चाहेंगे कि श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर में ईद पे बड़ी जो ईद जानवरों की, कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी हो रही है, तो निरखनामा कब मुकर्रर किया जाएगा? अगर सरकार का कोई पुर्जा जाग रहा है तो सुन लीजिएगा, बाद में आप कीमत मुकर्रर करेंगे, हो सकता है ज़्यादा रख लें या आज की जो बाज़ार में जो कीमत है वो कम, उससे कम रख लें। लेकिन आप ज़रूर ये ख्याल रखिएगा कि ईद के बाद उस निरखनामे का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तब ईद गुजर चुकी होगी, सर से पानी गुजर चुका होगा। लेकिन सर से पानी गांदरबल का, बडगाम के इलाके चाडूरा के लोगों का भी गुजरा हुआ था। और बडगाम के चाडूरा के इलाके में आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने इलाके का दौरा किया और चाडूरा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान उन्हें अस्पताल का जायज़ा भी लिया, अस्पताल की मैनर मशीनरी की बात भी की, इलाके की मसाइल और सड़कों का हाल अहवाल भी जाना, और इलाके के सड़कों से लेकर कॉलेज तक अक्षय लाबरू ने यकीन दिलाया कि मसाइल जो हैं उन्हें फौरी तौर पे हल करने की कोशिश की जाएगी। और चाडूरा में नए ज़माने की टेक्नोलॉजी या नई मशीनरी, ख़ास तौर पे कलर डॉपलर के इस्तेमाल से लेके आजमाइश तक का आज इनाग्रेशन करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। देखिए, आपको याद होगा कुछ महीनों पहले, जहां तक मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है, दिसंबर के महीने में एसडीएच चाडूरा की और जो उसके एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोगों ने एक रिव्यू रखी थी। 4-5 कुछ मेजर इश्यूज सामने आए थे, जो लोगों की तरफ से थे, यहाँ के मेडिकल स्टाफ की तरफ से थे। सबसे पहला था कि जो लिफ्ट है यहाँ पे वो फंक्शनल नहीं थी, और लिफ्ट ना फंक्शनल होने की वजह से जो हमारा ओटी का एक नया फ्लोर बना था, जिसमें बहुत ज्यादा लागत लगी थी, वो ओटी का फ्लोर भी हम फंक्शनल नहीं करा पा रहे थे।
ओटी का फ्लोर जो बना था उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज थे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर हो, कुछ रेट्रोफिटिंग को लेकर हो। उसके बाद यहाँ का जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था उसको फंक्शनल करने की जरूरत थी। और जो आप पीछे देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल नहीं थी, ये एक तरीके से पोरस एसडीएच चाडूरा था। आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, इन चारों पॉइंट्स पे लिफ्ट हमारी फंक्शनल हो गई है। हमारी ओटी का जो ब्लॉक है जो बहुत सालों से बनके भी नॉन फंक्शनल था, उसके सारे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जो काम है वो पूरे हो गए हैं। आज वो ओटी सेक्शन जो है फुली फंक्शनल है। कुछ नई मशीनें जो आनी थी वो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से वहां मिली है ताकि वो ओटी जो है फुली इक्विप्ड भी रहे। टॉयलेट का कॉम्प्लेक्स फंक्शनल हो गया है, यहाँ के लोग जो आते हैं पेशेंट्स वो अपने टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को यूज कर सकते हैं। बाउंड्री वॉल और उसके साथ कुछ टाइल का काम जो करना था वो भी कंप्लीट हो गया है। आप लोगों की ये भी डिमांड थी कि हमारा जो यहाँ पे यूएसजी मशीन है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो फिलहाल टेम्पररी अक्षय लाबरू, जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम और चाडूरा के इलाके में हालात, मामलात और तामीर तरक्की पर नज़र। लेकिन फूड सेफ्टी वीक आज दुनिया भर में मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी आज फूड सेफ्टी वीक के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब हुई। श्रीनगर में भी आज फूड सेफ्टी वीक के हवाले से खुसूसी तौर पे फूड सेफ्टी डे के हवाले से खुसूसी तकरीबात का अहतमाम किया गया था। और इन तकरीबात का अहतमाम वादी कश्मीर में ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। और इन तकरीबात में मुख्तलिफ तबकाए फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की, स्कूली बच्चों ने शिरकत की, तलबा ने शिरकत की, असातिज़ा ने शिरकत की, गाँव देहात के लोगों ने शिरकत की और अपनी जो खाने पीने के तौर तरीके हैं उस पर बात की। और एक सेहतमंद जिस्म के लिए एक सेहतमंद खाने की बात करते हुए सभी जगहों पे यही बताया गया, चाहे वो बडगाम हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे कुलगाम हो या अनंतनाग हो या नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा हो, जहाँ जहाँ पर भी आज ये तकरीबात हुई, जहाँ पे आज खसूसी तौर पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर मेहमान खसूसी के तौर पे मौजूद रहे और इन तकरीबात के दौरान अपने खाने पीने की आदत और बाज़ारी खानों के हवाले से परहेज़ करने पर तलकीन भी की गई। तकरीबात का सिलसिला ये आज वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक जारी रहा और वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक इन तकरीब के दौरान खाने पीने की बात बच्चों ने भी की, बड़ों ने भी की। नाज़रीन, चलिए, आपने देखा बात खाने पीने की हो रही थी, तो खाने पीने के साथ साथ सायात जम्मू कश्मीर का एक बड़ा केंद्र है, बड़ा मरकज़ है। और इसी जम्मू कश्मीर की खूबसूरत जगहों में पहलगाम का सानी नहीं, गुलमर्ग के नाम का मुकाबल कोई नहीं, वादी लुलाब की छाँव की बात अलग है। और सोनमर्ग से लेके पहलगाम तक, गुलमर्ग से लेके दूसरे मकामात पर आज सयाह अच्छी खासी तादाद में पहुंच रहे हैं। और ये सयाह न सिर्फ यहाँ से एक मेहमान नवाजी का वो पैगाम भी लेकर जाते हैं जिसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम और ख़ास तौर पे कश्मीर के लोग दुनिया भर में मशहूर हैं, उसके साथ साथ यहाँ के कुदरती मनाजिर से, कुदरती जो हुस्न है कश्मीर का, उसे दिलफरेब मनाजिर से भी हासिल करते हैं। और पहलगाम में दरियाए लिदर के किनारे से लेके वहाँ के जंगलों में से जो सयाहों को ठंडी हवाएं, ठंडी छाँव मिल रही हैं, वो आज हिंदुस्तान के दुनिया के किसी और हिस्से में मिलना तकरीबन नामुमकिन हो रहा है। और इन्हीं पहलगाम आए सयाहों से जब हमारे साथी बात कर रहे थे तो वही बता रहे थे कि वाकई में वो शायर ने जो कहा कि फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी और कोई जन्नत नहीं है। ऐसी और कोई जन्नत नहीं है, वाकई में कश्मीर जैसी कोई और जन्नत नहीं है। लेकिन कश्मीर के कुछ हिस्सों में अभी अभी दोज़ख के कुछ हल्के हल्के झटके महसूस होते रहते हैं। एक झटका वैसा ही मुकामी लोग बता रहे हैं कि दोज़ख का ऐसा ही झटका हो सकता है। और ये कुलगाम का इलाका है। कुलगाम के ऊपरी इलाकों में, कुंड कुलगाम के इलाकों में लोग कहते हैं कि इलाके की सड़क उनके लिए वही मंजर पेश करती है जिसके लिए अक्सर कश्मीर से लेके जम्मू तक लोग बताते रहते हैं। यहाँ राब्ता सड़क की खस्ताहाली को ठीक करने के लिए काम सरकार ने किया, लेकिन जब मिली भगत ना हो तो काम कैसे होगा। और इसी मिली भगत के बाद जो सड़क की सूरत हाल है वो सामने सबके नज़र आ रही है। क्योंकि कश्मीर में आमतौर पे एक कहावत है कि जब तक न मिली भगत से काम किया जाए तब तक कई लोगों को जो खाता है वो चलता नहीं है।
तो खाता भी चलाना ज़रूरी है, और वो खाता किस तरीके से चले उसका अपना अपना तौर तरीका होता है। और गुलगाम कुंड के लोग भी बता रहे थे कि खाते को चलाते हुए सड़क को भी चलाया गया है, और ऐसा चलता किया गया है कि आज भी लोग दुआएं ही देते हैं कि दिखा दे मौला वो लोग जिन्होंने इस सड़क का ये हाल किया है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम दिन भर। आज के प्रोग्राम दिन भर से इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। लेकिन हमारी आपसे एक बार फिर गुजारिश कि आप टेलीविज़न के साथ साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमें बराह रास्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया के प्रोग्रामों के दौरान अपने कमेंट से, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इन प्रोग्रामों को, अपने इस न्यूज़ सेक्शन को और बेहतर कर सकें, ताकि आपको दुनिया जहाँ के हालात वाक़ात से पूरी तरह से बाखबर रखने में हमसे कोई कोताही नहीं हो। तो अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। फ़ी अमानिल्लाह।